मैंने जी इंडिया में ही रहा हूँ मोस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे फादर लेफ्टिनेंट जनरल थे फ़ौज के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह छोड़ी थी। तो आई वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने फ़ौज के अलावा कुछ और करने के बारे में सोचा। सर, कुकिंग का शौक आपको बचपन से ही था या फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुआ? मजबूरी तो ऐसा हुआ जी, मेरे को कुछ नहीं बनाना आता था। क्लासिक नॉर्थ इंडियन मामाज बॉय। कबीर थोड़ा ब्रिटिश लोगों के लिए ना प्रोनाउंस करना मुश्किल है। सिंह तो बहुत आसान है। बर्मिंघम में आप देखिए हर चौथा आदमी सिंह है। तो उन्होंने बोला यार बर्गर बनाता है, इसको बर्गर सिंह बोलना स्टार्ट कर दो, और फिर क्या है वो नाम बर्गर सिंह पड़ गया। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लार्जली ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन है, पर हिंदुस्तान के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास में अब इतना डेटा है ये देखने के लिए कि कहाँ पे दुकान खुलनी चाहिए। इंडिया में बर्गर लवर्स की जुबान पर एक नाम आजकल काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, बर्गर सिंह। किसी से भी बोलो भाई बर्गर खाने का मन है, तो सामने से जवाब मिलता है बर्गर सिंह का बर्गर ट्राई कर, काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन हमने सोचा बर्गर तो हम कभी भी ट्राई कर लेंगे, क्यों ना बर्गर सिंह को बनाने वाले और इन टेस्टी बर्गर्स को लोगों की जुबान तक पहुंचाने वाले शख्स से मिला जाए और उन्हीं से जाना जाए कि इन टेस्टी बर्गर्स का राज क्या है और किस तरह से उन्हें बर्गर सिंह का आइडिया आया। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी फ्रेंचाइजी किस तरह से ली जाती है। सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर कबीरजीत सिंह, फाउंडर ऑफ बर्गर सिंह। वेलकम सर, आईआईडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मैंने जी इंडिया में ही रहा हूँ मोस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे फादर आर्मी में थे। आर्मी वालों को मूव काफ़ी करना पड़ता है। लास्ट के 4-5 साल ग्रेजुएशन से पहले, मतलब कॉलेज से पहले, मेरे को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ वो था लाइफ के अंदर, 13-14 साल। बिकॉज थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में समझ में आने लग जाती है। घर में रहने से थोड़ा मॉम डैड थोड़ा ना बचा के रखते हैं बाहर की दुनिया से, तो दुनिया के साथ में थोड़ा एक्सपोजर इम्प्रूव हुआ। आई थिंक उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पड़ा एज़ फार एज इंडिपेंडेंस या अपने आइडियाज़ को परस्यू, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में। 4-5 साल जी वो किया। नॉर्मल ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि अपने फादर से एक स्टेप आगे जाएं। मेरे फादर लेफ्टिनेंट जनरल थे फ़ौज के अंदर, तो उन्होंने सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह छोड़ी थी। तो फिर उन्होंने कहा फ़ौज में तो जा नहीं सकते। तो आई वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने फ़ौज के अलावा कुछ और करने के बारे में सोचा। और पहले 2-3 साल तो कॉलेज के अंदर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करेंगे, फ़ौज के अलावा और कुछ देखा नहीं था। थोड़ी अकल आनी स्टार्ट हुई 22-23 साल की उम्र के अंदर। 2-3 नौकरियाँ की, MBA करने चले गए अब्रॉड, बस। तो सर, अब्रॉड जब आप गए तो आप यहीं से इंडिया से ये प्लान करके गए थे कि आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, या फिर किस तरह से बर्गर सिंह का आइडिया कैसे आया आपको? मेरे पास में ना इंडिपेंडेंस काफ़ी जल्दी मिल गई। तो फिर मेरे को, मैं जिस भी नौकरी को ज्वाइन करता था मेरे को ऐसा लगता था अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं अपना क्यों नहीं खोल लेता हूँ। तो जब मैं कॉलेज से निकला मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, और करीबन 6-7 महीने के बाद में लगने लगा तो यार कॉल सेंटर में ट्रेनर बन जाते हैं। फिर ट्रेनर बन गए तो फिर अपनी ट्रेनिंग कंपनी खोल ली जस्ट बिफोर आई वेंट फॉर माई MBA। तो घर वालों को तो यही बताया था कि MBA करके नौकरी करूंगा, पर अंदर तो ऑब्वियसली एक बार ही अपना काम करने की, एंटरप्रेन्योरशिप की आदत पड़ जाती है। वेरी डिफिकल्ट गोइंग बैक टू जॉब। तो अपने दिमाग में इरादा ये था कि आज नहीं तो कल अपना कुछ करेंगे। तो सर, कुकिंग का शौक आपको बचपन से ही था या फिर धीरे धीरे ये डेवलप हुआ? मजबूरी तो ऐसा हुआ जी, मेरे को कुछ नहीं बनाना आता था।
क्लासिक नॉर्थ इंडियन मम्माज बॉय। मम्मी पराठे खाती थी तो मैं खा लेता, खिलाती थी खा लेता आलू के था। पराठे। उन्होंने चिकन बनाया, मैंने चिकन खा लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जो कोई बना के खिला देता था मैं खा लेता था, सिवाय मैगी के कुछ नहीं आता था। जब यूके गए तो होता क्या है, जब आप यूके पहुंचो ना, तो ऑन पेपर जो आपकी करेंसी कन्वर्जन है वो अलग लगती है, पर जब वहाँ पे जाके असली में 80 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 1 पाउंड की चीज़ के लिए, तब पता चलता है। तो एक तो यूके पहुँचते ही जेब खाली थी, और दूसरा कुछ बनाना नहीं आता था, और हर रोज़ बाहर खाना खाया नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन। तो वहाँ पहुँच के मेरे कैंपस के पास में एक ब्रिटिश फिश एंड चिप शॉप थी, जो कि एक इंडियन रन करते थे, लखनऊ से, खान साहब। तो रोज़ आता जाता था, एक आधी बारी वहाँ पे खाना भी खाया, तो मैं कहा यार ये बेस्ट है, यहाँ पे नौकरी ले लेते हैं। उनके वहाँ पे ना वो वैकेंसी ओपन का पोस्टर लगा था, तो उनको बोला यार नौकरी दे दो। पकाना कुछ आता नहीं था, खान साहब वॉज काइंड, तो उन्होंने बोला ठीक है यार तू आ जा, कुछ सीख लेगा। बस एक बारी वहाँ काम करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली अब आप खाना बना रहे हो तो कुछ तो सीखोगे, बर्गर्स बनाने सीख लिए। तो सर आपने बर्गर्स में जैसे कि यूके में अपना एक अलग टेस्ट है, एक इंडिया जहाँ पे इंडिया को स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, स्पाइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जब आपने वहाँ पे बर्गर बनाना स्टार्ट किया तो क्या लोगों को वहाँ पे पसंद आया? देखिए ऐसा है, वो भी ना एक्सीडेंट था, आप ये समझे। पहुंच गए बर्गर शॉप के अंदर, थोड़ा पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, तो जो इवनिंग वाली शिफ्ट होती है उसके अंदर जब आप शट डाउन वगैरह करो ना, तो आपको एक मील फ्री मिलता है, एक बर्गर खा लीजिए, फिश एंड चिप्स कुछ खा लीजिए। तो हफ्ता 10 दिन जब वो खाया तो उसके बाद में मसालों की याद आई, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नमक भी नहीं होता, आप ये समझे। एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 10 दिन खा लिया, उसके बाद मैंने बोला यार इसका कुछ करना पड़ेगा। तो साथ में एक ग्रोसरी स्टोर था, उससे कुछ मसाले लिए, कुछ गरम मसाला, चाट मसाला, ये वो 3-4 चीज़ें, उसको अपने बर्गर में मिलाया, पुदीने की चटनी ली, और अपना बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से कोवर्कर्स को समझ में आने लगा, उन्होंने बोला यार अच्छा है, शॉप के ओनर ने बोला अच्छा है। जैसे 2-3 बारी लोग, वैसे मेरे को ज़्यादा इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है 2-3 लोगों ने बोल दिया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो मैं तो घोड़े पे चढ़ गया। फिर तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। तो खान साहब ने बोला यार सैटरडे संडे को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तेरे ठीक है, पब्लिक से पूछते हैं खाना ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने स्पेशल्स में ना 2 बर्गर्स से स्टार्ट किया, और लोगों को पसंद आया। उनकी भी सेल अच्छी हुई, मेरे को भी कुछ कमीशन मिलता, तो इट वाज गुड। 6-7 वीक्स तक किया, वो अच्छा था। तो सर धीरे धीरे जैसे यूके में आपने बताया आपका बर्गर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा, तो ये आइडिया कब आया आपको कि आपको एक अपना आउटलेट स्टार्ट करना है बर्गर सिंह के नाम से? देखिए बर्गर सिंह का जो नाम है वो तो दोस्तों ने दे दिया। अच्छा। बर्गर बनाता था, और कबीर थोड़ा ब्रिटिश लोगों के लिए ना प्रोनाउंस करना मुश्किल है। जी। सिंह तो बहुत आसान है, बर्मिंघम में आप देखिए हर चौथा आदमी सिंह है। तो उन्होंने बोला यार बर्गर बनाता है, इसको बर्गर सिंह बोलना स्टार्ट कर दो, और फिर क्या है वो नाम बर्गर सिंह पड़ गया। पहले 2-3 हफ्ते कुछ नहीं सोचा, अच्छी कॉमेडी थी, बर्गर सिंह चलता रहा। फिर क्या है, एक बारी आप कुछ चीज़ बहुत बारी सुन लेते हो तो दिमाग के अंदर आइडिया बैठने लग जाता है। वो कब एग्जैक्टली बैठता है उसकी टाइमिंग नहीं पता, पर क्या होता था, मैं आता था इंडिया हॉलीडे के लिए, और यहाँ पे सिर्फ मैकडॉनल्ड्स नज़र आता था, और पिज्ज़ा वाले बहुत अच्छा कर रहे थे। उस टाइम पे तो शायद 5-6 पिज्ज़ा वाले थे, अब तो मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट हो गई। तो और फास्ट फूड था, और मैंने इंडियनाइज कर ही लिया था, और लोगों ने नाम बर्गर सिंह ऑलरेडी दे दिया था। तो अब एक्चुअल बर्गर सिंह के तो मैंने आपको कहानी बता दी, पर एक्चुअल ट्रांजिशन की कब मैंने डिसाइड किया, मेरे को ऐसा लगता है कहीं 2009 और 2011 के बीच के अंदर कोई स्विच ऑन हुआ, एंड देन फिर मैंने इस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, बिजनेस मॉडल समझने स्टार्ट किए, केस स्टडीज़ पढ़ी। मैं जाके मैकडॉनल्ड्स में बैठ जाता था, पूरा पूरा दिन मैकडॉनल्ड्स में काटना स्टार्ट कर दिया, एक बर्गर और एक फ्राइज ले। बेसिकली रिसर्च आपने काफ़ी की। रिसर्च समझ ले, थोड़ा वेला भी था हाँ। जाके बैठ जाता था, देखता था क्या, टिकट प्राइसेस देखनी स्टार्ट की, देखा उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो हर चीज़ के साथ में फ्राइज बेचते हैं, कितने ऑर्डर कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर, कितनी आमदनी कर रहे होंगे। फिर धीरे धीरे ये सोचना शुरू किया कि इधर का किराया कितना है। सो बेसिकली थोड़ा बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च तो आई थिंक 2009 से शुरू हो गई थी, अभी भी चली रही है। तो सर आपने फर्स्ट आउटलेट अपना किस ईयर में स्टार्ट किया था?
देखिए जी, मैं जब यूके से मैं आ गया यहाँ पे कहीं 2011-12 के अंदर, क्योंकि आई थिंक तब तक मैं काफ़ी कन्विंस था कि मेरे को ये करना है, और करीबन 2010 तक काफ़ी कन्विंस हो चुका था। पर मेरे आता नहीं था कुछ, मतलब सिवाय बर्गर बनाना और मैकडॉनल्ड्स में बैठने के अलावा। तो फिर मैंने जब अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट की, मेरे को ये समझ में आया कि क्या कुछ खामियां हैं, उनको पहले फुलफिल करने की कोशिश की। तो एक और कोर्स स्टार्ट किया साइड बिजनेस स्कूल में। फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम थी, उसको थोड़ा अपग्रेड किया, थोड़ा सप्लाई चेन वगैरह के बारे में सीखा। फिर 2012 के अंदर इंडिया आए और एक स्टार्टअप ज्वाइन किया बेयर कैफ़े के नाम से। क्योंकि यूके में बैठ के ना कंफर्टेबल ऑफिस में, जब आप इतने साल इंडिया से बाहर रह गए हो, तो ये बैठ के सोचना कि मैं इंडिया में जाके एक बर्गर शॉप खोल लूँगा, डे 1 से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, बहुत सपना है, अच्छा सपना है। यहाँ पे आए तो मेरे 2 बॉसेस होते थे, राहुल सिंह और प्रदीप गिडवानी। काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग। उन लोगों के साथ काम किया करीबन 2 साल, थोड़ा इंडिया की मार्केट एक्चुअली समझी, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली थोड़ी समझी, कुछ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए, और 1 नवंबर 2014 को पहला स्टोर खोला। तो आपने गुरुग्राम, जैसा कि आपने बताया कि गुरुग्राम में आपका स्टोर है, तो गुरुग्राम ही आपने क्यों चूज़ किया? और भी काफ़ी सारे, दिल्ली हो सकता था, यूपी भी हो सकता था, हरियाणा भी हो सकता था, या फिर अलग अलग स्टेट हो सकते थे, तो गुरुग्राम ही क्यों? देखिए, एक तो मैं यहाँ बेस था, तो अपने किराए के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी और जाता तो, मान लीजिए बेंगलोर जाता, तो वहाँ घर लेना पड़ता है, ये वो एक और खर्चा बढ़ता है, और शुरू में पैसे कम थे तो खर्चे जितने मिनिमाइज हो सकते थे वो। दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे और अभी भी गुड़गांव के अंदर क्या है, हमने नोटिस किया कि जो पर टिकट स्पेंड है वो बाकी हिंदुस्तान से 20% ज़्यादा। जब हमने बर्गर सिंह शुरू किया था, वो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट था, और लास्टली ये था कि ऑपरेशनल वाइज थोड़ा आसान पड़ता, क्योंकि एक छोटी सिटी लेस पॉपुलेशन के साथ में काफ़ी हाई टिकट प्राइस देती है। यहाँ पे 3-4 आउटलेट छोटे एरिया में खुल सकते थे, पर अगर मैं किसी और शहर में जाता हूँ, एक वहाँ खोलना पड़ता है, एक वहाँ खोलना पड़ता है, ये थोड़ा ऑपरेशन वाइज भी आसान पड़ा। सर, फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो फैमिली सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि जैसा कि आपने बताया आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी बैकग्राउंड है और आप एकदम डिफरेंट लाइन में हैं, तो फैमिली सपोर्ट आपको मिला है इस चीज़ के लिए? देखिए, जब बड़े हो रहे थे तो फौज के अलावा और कुछ देखा नहीं था जी। और उसके बाद में फौजी स्कूल में डाल दिया, तो वहाँ से भी लोग फौज में ही जाते थे, आप समझे 70-80% फौज में ही जाते थे। तो जब हम फौज में नहीं गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आई थिंक सपोर्ट की तब से सबसे ज़्यादा तब ज़रूरत थी, और काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, और छोटों के पास में ये एडवांटेज होता है कि सब उनको पैम्पर करते हैं, तो सबने सपोर्ट दिया। पर एक्चुअली जब फाइनली फुल नौकरी छोड़ के मैंने जब फुल ये किया, उस टाइम पे बहुत सपोर्ट मिला फैमिली से, मनी वाइज ऑल्सो एंड सपोर्ट वाइज। तो सर, इन्वेस्टमेंट जो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो हमारी बेसिक नीड ही होती है, बिना इन्वेस्टमेंट के हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी या फिर आपने कहीं इधर मतलब किसी से हेल्प ली थी, फैमिली से, फ्रेंड से? देखिए, मैंने काफ़ी पैसे जोड़ रखे थे यूके में जब काम कर रहा था, तो एक तो वो रिजर्व अच्छा खासा था, उसके बाद में फैमिली का भी सपोर्ट था, फाइनेंशियली भी, और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट था। क्योंकि देखिए, जितने भी मैंने पैसे सेव किए थे, 4-5 आउटलेट से आगे नहीं बढ़ पाते। और F&B के अंदर क्या होता है, पहले पैसे लगाने पड़ते हैं और फिर जेस्टेशन पीरियड होता है जब वो रिटर्न आना स्टार्ट होता है। तो या तो ये था कि एक आउटलेट खोलते, उसकी रिकवरी करते, दूसरे में पैसे डालते, फिर आगे बढ़ते, ये वो गाड़ी काफ़ी स्लो चलती। तो सर, लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई? जी, पहला वाला जो हमारा स्टोर था वो था एक टेक अवे छोटा, जैसे फूड कोर्ट वगैरह होता है, उसमें लगे थे आप ये समझिए 22 से 23 लाख रुपए। और सर, अगर हम बात करें स्टाफ की, तो ऑब्वियसली बर्गर बनाने के लिए एक रेसिपी आप ही बताएंगे ऑब्वियसली, तो लेकिन उस रेसिपी को हर किसी के हाथों में वो जादू नहीं होता। जैसा कि अगर मैं आपका बर्गर बनाऊंगी तो आप भले ही मुझे पूरी रेसिपी बता दें, लेकिन वो जो जादू है वो शायद नहीं होगा मेरे हाथों में। तो स्टाफ कैसे आपने चूज़ किया? देखिए, हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट खोले ना, शेफ़ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है, और पता नहीं कोई और ये आपके चैनल पे आके बोलेगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान के अंदर अगर आपके पास में कोई सेट ऑफ स्किल्स है और किसी ने आपको 1000, 1200, 1500 रुपये ज़्यादा दिया, आप छोड़ के वहाँ चले जाओगे,
कई बार हमने ये देखा है कि अगले दिन से फ़ोन उठाना भी लोग बंद कर देते, कॉमन प्रॉब्लम। तो हमने बोला यार ये शेफ़ वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने फ्रेंचाइजी करना था। मैं तो संभाल लूँगा बिकॉज़ आई बीन डूइंग दिस 10 साल से कर रहा हूँ, पर जो कोई नया फ्रेंचाइजी आएगा उसको बहुत तकलीफ आएगी। आउटलेट कभी बंद होगा, कभी खुलेगा, और जो स्टैंडर्डाइजेशन फूड की है कि आपको दिल्ली में भी वही खाना मिले, आपको मुरादाबाद में वही खाना मिले, आपको आसाम में वही खाना मिले, उसके लिए हमने क्या किया, हमने SOPs बहुत अच्छे बिल्ड किए, हमने सप्लाई चेन बहुत अच्छी बिल्ड की। तो हमारा जो खाना है वो एक प्रोसेसर की तरह चलता है, सारा का सारा खाना बनता है ऑफ साइट, फुली कुक्ड होता है, फ्रेश फ्रीज होता है, और एक कोल्ड चेन सप्लाई चेन के थ्रू आपके आउटलेट पर पहुंचता है हर 10 दिन के अंदर। आउटलेट लेवल पे क्या करना है, मिनिमम ट्रेनिंग चाहिए, सिर्फ असेंबली है। जैसे सबवे आपने देखा है, हाँ सबवे, वो असेंबल करता है आपके लिए, वो डालता है, इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड, 4-5 कंपोनेंट लगाए, उनको असेंबल किया और निकाल दिया। जो लड़के चाहिए होते हैं या जो भी स्टाफ चाहिए होता है वो मल्टी स्किल्ड होना ज़रूरी है। तो किचन की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी है, तो थोड़े इंटेलिजेंट लोग लेने पड़ते हैं, पर 3-4 लोगों से आउटलेट चल जाता है आराम से। बड़ा आउटलेट है 5 या 6 लोग लगेंगे। सर जैसा कि आपने बताया एक बहुत छोटे से एरिया में ही आपने अपना फर्स्ट आउटलेट ओपन किया था, तो लगभग कितना एरिया में आपने स्टार्ट किया था? देखिए हमारा जो फूड कोर्ट वाला स्टोर है 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट इज इनफ, इतने में हो जाता है काम। अगर सर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि चैलेंजेस ये बहुत इजी होता है कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बट चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, तो आपको भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फेस करने ही, आई थिंक आपने भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, और उनसे ओवरकम कैसे किया? देखिए चैलेंजेस तो रोज़ ही होते हैं, इंडिया में एंटरप्रेन्योर तो कोई नया बम रोज़ फट रहा होता है, पर इसकी आदत पड़ जाती है। चैलेंजेस इतने नहीं हैं जो किसी और की लाइफ में ना हो। सक्सेस स्टोरी थोड़ी कम है बिकॉज इंडिया के लेबर लॉज वगैरह भी इम्प्रूव हो रहे हैं और थोड़ा बहुत वहाँ पे है, पर आई डोंट थिंक कि, हाँ ठीक है नौकरी से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं 100 लोगों की नौकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, थोड़ा उस बारे में प्रेशर रहता है। पर अगर आप लार्जली चैलेंजेस के बारे में बात करें, या अगर मैं 1-2 पिक कर पाऊंगा, तो कोविड काफ़ी बड़ा चैलेंज था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कोविड के अंदर। एक सप्लाई साइड में प्रॉब्लम थी, सप्लायर नहीं दे पा रहा था, उस चैलेंज को हमने ओवरकम किया। हमारी टीम ने थोड़ा पहले कोविड आता हुआ देख लिया था, तो उससे हमारी बाकी लोगों से ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लोगों का ध्यान रखना था, स्टाफ का ध्यान रखना था, और आउटलेट भी चालू रखने थे, मतलब आई हैड टू मेक श्योर कि कोई बीमार भी ना पड़े और आउटलेट भी चलते रहे। तो इंटरेस्टिंग टाइम था, क्या बताएं। सर जैसे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, आपने अभी खुद ही बताया, मैकडी और ये डोमिनोज, पिज़्ज़ा भी काफ़ी ज़्यादा, KFC, तो आपने उस कंपटीशन को किस तरीके से, ये क्योंकि मैकडी से बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आजकल हर दूसरा इंसान मैकडी में जाके बर्गर खा रहा है, तो आपने उसको बीट कैसे किया? देखिए लार्जली ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन है, और हिंदुस्तान के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे समझ में ये आ रही है कि अगर आपका कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट बढ़िया है तो वो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड रहना चाहिए, और उसकी ईयर वाइज कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए, बात फैल जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तानी कस्टमर ही आपका सेल एजेंट हो जाता है एक तरह से। हम हिंदुस्तानियों को पसंद है, अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है हम 10 लोगों को बताते हैं। बेसिकली रेसिपी अच्छी होनी चाहिए, आपका रॉ मटेरियल ताज़ा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए। हाँ जी। हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ ये है, हमारे बाकी वेस्टर्न बर्गर से 20% साइज ज़्यादा है एवरेज, और 8% प्राइस कम है। और हिंदुस्तान में ये बहुत समझ में आता है लोगों को कि मेरे को क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। अगर आप कंसिस्टेंसी वैल्यू फॉर मनी देते रहो 5 साल 10 साल, ब्रांड जैसे ही बनते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपने ब्रांड बनाना है तो आपका जो कोर जॉब है वो उसके अंदर आपको एक्सेल करना है, बाकी इज ऑल गिमिक्स। सर आप जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी हर कोई बस ये चाहता है कि बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए
पहले नॉलेज गेन करना बहुत जी। ज़रूरी है। मैंने बर्गर सिंह शुरू करने से पहले कम से कम आप समझिए 6 या 7 साल तैयारी की, सीधा कूद नहीं गया, बिकॉज़ पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, और अपने हार्ड अर्न्ड मनी को अगर आप कहीं डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कहीं पे भी, आपको श्योर करना पड़ेगा कि ये सब सही है, मतलब दिस इज़ द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। सो रिसर्च, मोर रिसर्च, टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी। अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपने मार्केटिंग किस तरह से की ताकि लोग आपके बर्गर को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आउटलेट पे आएँ? देखिए, हमारा जो ब्रांड है ना, वो अभी काफ़ी छोटा है। छोटा इन द सेंस, आपने खुद ही देखा होगा, हेडक्वार्टर छोटा है, कम लोग हैं, यंग लोग हैं। तो हमारा ना अभी ब्रांड प्लास्टिक नहीं हुआ। हमारे ब्रांड के अंदर अभी भी सोल है। तो जैसा हम फ़ील करते हैं वैसा हम कम्युनिकेट करते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं जो बोलते हैं यार ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मत करो, किसी को बुरा लग जाएगा। ये ब्रांड साइड्स नहीं लेता। हमको जो अच्छा लगता है हम बताते हैं, हम साइड्स लेते हैं। इससे क्या होता है, जो यूथ है या जो इस देश की आबादी है, वो इससे काफ़ी कनेक्ट करती है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। कुछ साल पहले एक वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे काफ़ी हंगामा था। हमने एक कूपन कोड निकाला, FPARK20, और अगर आप वो कूपन कोड डालें तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने सेलिब्रेट की थी वो स्ट्राइक। काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिली। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने बोला कि ये सही नहीं है, वी आर ग्लोरीफाइंग वॉर, पर काफ़ी सपोर्ट भी मिला। उससे क्या होता है, उन हर इंसान ने 4 लोगों को और बताया। तो जिन लोगों ने कभी हमारे बारे में सुना भी नहीं था या प्रोडक्ट ट्राई नहीं भी किया था, उन्होंने कहा यार एटलीस्ट खा के तो देखें। तो उससे कंज्यूमर बेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर आप ऑनेस्ट रहें अपनी फीलिंग्स के बारे में और उसको कम्युनिकेट करें कस्टमर से, दैट्स द बेस्ट मार्केटिंग। सर, अगर रिस्क की बात करें तो आपने क्या-क्या रिस्क लिए? क्योंकि हर बिज़नेस में रिस्क तो कहीं न कहीं आता ही है। तो क्या रिस्क आपने लिए हैं और किस तरह से उन्हें हैंडल किया? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क जो मैंने लिया वो ये था कि अपने सारे पैसे लगा दिए फ्रॉम डे वन। उसको हैंडल कैसे किया, वो एक मजबूरी बन गई कि अब तो ये सक्सेसफुल करना ही पड़ेगा, बिकॉज सारा दाव इसी पे। काफ़ी प्रेशर था, बट अब ये बोलिए कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने बहुत मेहनत की। रिस्क हमने और जो लिए हैं, जो हमारे लिए वर्क करे हैं, वो ये है कि हमारा ना बेसिकली हमको ये लगता था कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर बिजनेस ज़्यादा होगा। और जब हम वहाँ पे जाने के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हमारा फर्स्ट लोकेशन आउटसाइड दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई या चेन्नई ऐसा नहीं था। हम फर्स्ट लोकेशन आउटसाइड दिल्ली हम देहरादून गए। क्यों, हमारे को कॉन्फिडेंस था कि टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर बर्गर के बारे में सबको पता है, वहाँ से आते हैं इधर खाने के लिए, बट कोई लोकल ब्रांड नहीं। और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर लोकल ब्रांड चूँकि ऑर्गेनाइज़ नहीं है, नहीं जा भी नहीं पा रहे, तो मार्केट थी, कोई फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। हमको काफ़ी लोगों ने मना किया। मैंने कहा यार बॉस, मुंबई जाओ, बैंगलोर जाओ, सबको बर्गर के बारे में पता है, आप वहाँ पे जाके एजुकेट करोगे क्या? लोग पता नहीं देहरादून में बर्गर खाएँगे कि नहीं। अब अगर आप देखें, हमारे 3 आउटलेट हैं देहरादून में। हमारी सबसे ज़्यादा आउटसाइड दिल्ली सक्सेसफुल टेरिटरी वो है। उसको देख के फिर और कॉन्फिडेंस आया। अभी हम गांधीधाम गुजरात में हैं, जो कि बिल्कुल ही आई थिंक टियर 3 होगा। जबलपुर में है, स्टोर बहुत अच्छा करता है जबलपुर वाला। झांसी में है। तो वी आर गोइंग इनटू स्मॉलर सिटीज़। भोपाल में जा रहे हैं, गुवाहाटी में खोलने वाले हैं इस महीने के एंड तक। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क था, पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो मेरे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं वो दिल्ली से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है परसेंटेज वाइज। अगर सर टोटल आउटलेट की बात करें तो टोटल आउटलेट अभी तक आपके कितने हैं? देखिए, अभी 80 आउटलेट हो गए 39 सिटीज़ में, जिसमें से 16 अभी खुलने हैं। मतलब किसी का पेंट हो रहा है, किसी का फर्नीचर डल रहा है, पर आप ये समझिए अगले 50-60 दिन के अंदर ये भी खुल जाएंगे। इसके अलावा 21 और आउटलेट के एग्रीमेंट साइंड है। तो आप समझें ईयर एंड तक 100 आउटलेट तो होने चाहिए। तो सर आपके आउटलेट पे बर्गर के अलावा और क्या-क्या वैराइटीज़ होती हैं? देखिए, कोर बर्गर है। बर्गर के अलावा हम फ्राइज़ देते हैं। बहुत फ्राइज़ बेचते हैं। हमारी जो इंडियनाइज़ फ्राइज़ है, वो बहुत पॉपुलर है। एक दिल्ली 6 फ्लेवर है, दिल्ली 6 चाट मसाला टाइप, एक थोड़ा हॉट शॉप फ्राइज़ है, थोड़ा तीखा है, मोरक्कन फ्राइज़ है, ऐसे-ऐसे करके 3-4 फ्राइज़ हैं, वो बहुत बिकते हैं। हम
40 टन फ्राइज बेचते हैं महीने की। हमारे पास में चीज़ कॉइन्स हैं, स्टार्टर्स हैं, मोमोज बेचते हैं हम। मोमोज तो सर मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे को एक और रिस्क ये था कि लोगों ने बोला था यार बर्गर सिंह के अंदर कौन मोमोज खाएगा। मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे को हमेशा से लग रहा था कि मार्केट में नीड हमेशा होनी चाहिए, मोमोज सब खाते हैं। तो हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डाल के देखा, अभी वो भी कुछ 20-30 टन मोमोज बेचते हैं। तो आप अच्छे ही होंगे अगर बर्गर सिंह के मेन्यू के अंदर आके मोमोज ऑर्डर करते, वो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। तो सर अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, मैं यूके अपना काफ़ी कंफर्टेबल जॉब छोड़ के इंडिया में नंबर 3 प्लेयर बनने के लिए नहीं आया हूँ। हमारा इरादा एटलीस्ट इंडिया के अंदर नंबर 1 बर्गर प्लेयर होने का है। बाकी 2 लोग अभी हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं, काफ़ी कैचअप करना। पर अब ये देखिए हिंदुस्तान के अंदर कुछ 600 और डिस्ट्रिक्ट हैं। अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लाएँ तो मेरे हिसाब से 1200-1300 आउटलेट खुल सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो अभी तो 100 ही पहुँचे हैं, तो बहुत दूर जाना है। वी होप सर आप नंबर 1 बने जल्द से जल्द। और सर अगर बात करें आपकी जो रेसिपी है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि लगभग बर्गर्स जो होते हैं वो हर कोई सेम बनाता है लेकिन आपकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है जैसा कि आपने बताया। तो रेसिपी के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इंडियन डिशेस जो हैं, जैसे बटर चिकन हो गया या दाल मखनी हो गया या दिल्ली 6 हो गया, चाट, उनके बेसिक फ्लेवर्स को बर्गर्स के अंदर पुल किया जाए। हम अपनी सॉसेस बनाते हैं, तो जो बर्गर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक बन और वेजी, एक कंपोनेंट, दूसरा पैटी और तीसरा कंपोनेंट होता है सॉस। तो हमारी जो पैटी और सॉस वो हर एक बर्गर के साथ में यूनिक है और हर एक की अलग रेसिपी। तो आपको बर्गर्स बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे, आपको सारे के सारे इंडियनाइज फ्लेवर्स नज़र आएंगे। तो कई सॉसेस इमल्शन बेस्ड हैं जिसको बोलते हैं मेयो बेस्ड हैं। आप बाकी ब्रांड्स के अंदर देखेंगे वो सिर्फ मेयो बेस्ड करते हैं, पर हम कई नॉन मेयो बेस्ड भी करते हैं, क्योंकि मेयोनीज इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, इट्स अ टेस्टी प्रोडक्ट, बट हमारी जो ग्रेवी होती है ना वो टमेटो बेस्ड होती है। आप किसी भी इंडियन खाने को बनाइए उसके अंदर टमाटर और प्याज की एक बेसिक ग्रेवी होती है। तो हमने काफ़ी सारी सॉसेस के अंदर उसको भी इनकलकेट किया है। हमको एक्सपेरिमेंट करने पसंद है, तो रेसिपीज़ हमेशा हमारी डिफरेंट रहेगी, हमेशा यूनिक रहेगी। और जो बेस होगा वो इंडियन होगा, इंडियन फूड प्रिपरेशन के स्टाइल का बेस होगा। तो सर जैसा आप यूके में बर्गर बनाते थे और जैसा अब इंडिया में बर्गर बन रहा है, क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल भी नहीं जी, वो तो प्रोडक्ट पता नहीं क्या कहाँ रह गया। तो बहुत बेसिक प्रोडक्ट था, सिर्फ 2 मसाले मिलाए और अपने लिए बनाया था। उस मार्केट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, पर उसके अंदर हमने कुछ खास किया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। अब तो रेसिपीज़ के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक R&D टीम है जो सारा टाइम नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही होती है। आप ये समझेंगे कि अब मैं CEO ये सब कुछ चलाता हूँ, पर कम से कम 20-25% मेरी टाइम प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। तो प्रोडक्ट तो बहुत डिफरेंट है जी, उससे बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। आप अगर हमारे कंपेटिटर से भी देखें, सिर्फ बर्गर्स हटा के देखेंगे, आपको उसके अंदर भी एवोल्यूशन दिख जाएगा। तो ये तो हमने सर के बारे में जाना और सर ने किस तरह से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, बर्गर सिंह को किस तरह से बनाया, इसके बारे में जाना। लेकिन अब हम जानते हैं सर से ही कि अगर कोई इसमें फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वो किस तरह से ले सकता है। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई भी इसकी फ्रेंचाइजी, बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, हमारा प्रेडोमिनेंटली फ्रेंचाइजी बिजनेस है। इसी तरह से हम ग्रो करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था 1-1.5 साल पहले, ये देखने के लिए क्या ये पॉसिबल भी है। और मेरा यूके के साथ में एक्सपीरियंस भी रहा है काम वाइज, और हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। तो अब अगर हम करेंगे तो ये फ्रेंचाइजी वाला ही हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अब एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? हमारे पास में 3-4 पोर्टल्स हैं, एक नंबर है, एक ईमेल एड्रेस है और एक वेबसाइट है। आप जाएं उनमें से किसी भी 3 मीडियम के ऊपर और आप फ़ोन करके बताइए कि आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको फ़ोन करेगा, वापस आपके साथ एक कॉल की जाएगी समझने के लिए और आपको भी समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है। ब्रॉडली क्या है, 2 या 3 तरह के मॉडल हैं, जो भी आपके अगर दर्शक थोड़ा और जानना चाहते हैं तो 3 या 4 फ्रेंचाइजी हैं। 3 समझिए प्रेडोमिनेंटली। एक है फूड कोर्ट मॉडल, दूसरा है ड्राइव थ्रू मॉडल
और तीसरा है डाइन इन मॉडल। फ्रेंचाइजीज के लिए यही अवेलेबल है। तीनों अलग अलग तरह का आता है। फूड कोर्ट जनरली मॉल के अंदर होता है, अच्छी फुटफॉल होती है, सस्ता होता है। फूड कोर्ट बनाना सबसे सस्ता है। आप ये समझे 22 से 27 लाख रुपए के अंदर एक फूड कोर्ट का आउटलेट तैयार हो जाता है। अच्छा फूड कोर्ट हो तो अच्छी सेल भी होती है। एक सेकंड मॉडल है डाइन इन मॉडल, करीबन आप समझिए 45-50 लाख तक आपको उसके लिए किपेक्स चाहिए। हाई स्ट्रीट पे रहता है वो। टियर 2 टियर 3 के अंदर डाइनिंग का भी बहुत बिजनेस है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़िया है उसका। और तीसरा है ड्राइव थ्रू, जो कि हाईवेज पे होते हैं। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपको दिखा होगा एक आधा बर्गर सिंह देहरादून वगैरह के रास्ते में। दैट्स द थर्ड मॉडल ब्रॉडली है। तो सर, जैसे कि फ्रेंचाइजी अगर कोई लेना चाहता है तो लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो आप लोकेशन कैसे, वो डिसाइड कैसे की जाती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास में अब इतना डेटा है ये देखने के लिए कि कहाँ पे दुकान खुलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वी आर नॉट द फर्स्ट प्लेयर्स इन द मार्केट। काफ़ी सारे डोमिनोज हर जगह फैला हुआ है, वो तो हमको पता है। अब इतना डेटा हमारे पास है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं, अगर हमारे पास में एक फ्रेंचाइजी आता है, मान लीजिए फ्रेंचाइजी ने मेरे को बोला कि मैं चंडीगढ़ में खोलना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो हम बताएंगे ये 5-6 लोकेशंस हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देंगे। अब बोलेंगे इसके अंदर जाके दुकान ढूंढिएगा। दुकान कैसी दिखनी चाहिए, रोड फेसिंग साइनेज होना चाहिए, और हम आपको साइज भी बता देंगे। साइज के अलावा हम ये बताएंगे कितना रेंटल होना चाहिए, क्योंकि हमको उस लोकेशन के अंदर इतना अंदाजा है कि यहाँ पे कितना बिजनेस होगा। ये स्टोर 10 लाख करेगा, 20 लाख करेगा या 25 लाख करेगा, ठीक है जी। उसके अंदर अब हमारे को ये अंदाजा है, तो हम ये बता सकते हैं कि बॉस 50,000 रेंट से ज़्यादा मत दीजिएगा, 1 लाख रेंट से ज़्यादा मत दीजिएगा, और 1000 स्क्वायर फीट लीजिएगा। तो हम लोकेशन उनको 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बता के भेजते हैं। जो लोकल एंटरप्रेन्योर होता है उसको उस मार्केट के बारे में, जो वहां पे पला बड़ा होता है, हमसे शायद थोड़ा ज्यादा पता होता है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। दिस इज वेयर फ्रेंचाइजी मॉडल हमारे लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, हम उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, पर लोकल लेवल पे दिमाग उनका लगता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर एक लोकेशन पिक करते हैं, 1 या 2 उनको निगोशिएट करते हैं, और फिर हमारी टीम के पास आते हैं एक टेक्निकल चेक के लिए। क्या है, एक नॉर्मल फुटवेयर की दुकान खोलना और एक रेस्टोरेंट की दुकान खोलने के अंदर फर्क है। आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमारे को बिजली का लोड चाहिए होता है, ड्रेनेज चाहिए होता है, फ्रेश एयर का इनपुट चाहिए होता है, एग्जॉस्ट के लिए जगह चाहिए होती है। तो हमारी एक टीम जाती है, उस लोकेशन को अप्रूव करती है टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से, और फिर उनमें से 3 या 2-3 में से एक लोकेशन वो इंसान साइन अप करता है। पर इससे एक स्टेप पहले, लोकेशन से एक स्टेप पहले ये है कि अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, आप और मैं इंटरैक्ट करेंगे, और उसके बाद में पहले हम आपके साथ में एक LOI साइन करेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट ये होता है कि ये लोकेशन आप पंचकुला में आप ये खोल लीजिए, ये अब आप जाइए, आपके पास में 30 दिन है दुकान ढूंढने के लिए। 30 दिन तक हम वो लोकेशन किसी और को नहीं देंगे। अगर आपने 30 दिन के अंदर दुकान ढूंढ ली, अप्रूव करा दिया, सब एवरीथिंग इज ओके, देन 30 डेज के अंदर लोकेशन साइन हो जाती है। सो ये रहा आपका लोकेशन का। तो सर, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट एक आउटलेट को ओपन करने में लग जाती है, फ्रेंचाइजी आउटलेट को? देखिए, फूड कोर्ट मॉडल का जो फ्रेंचाइजी फी है वो 5 लाख रुपए, जो डाइन इन मॉडल है वो 8 लाख रुपए। ये तो हो गया बेसिकली। इससे क्या मिलता है आपको, 5 साल का फ्रेंचाइजी लाइसेंस मिलता है हमसे। ये लोकेशन अब आपकी है। इसके अलावा फूड कोर्ट बनता है 15 लाख से लेके 27 लाख रुपए में फूड कोर्ट बन जाता है। अब इतनी वाइड रेंज इसलिए है फूड कोर्ट में कि कई फूड कोर्ट के अंदर ना मॉल आपको काफी कुछ करके देती है। कई फूड कोर्ट के अंदर आपको एग्जॉस्ट लगा हुआ मिलता है, काउंटर लगा हुआ मिलता है, तो पैसे बच जाते हैं। 27 लाख वाली मॉल ऐसी है जिसने आपको कुछ नहीं दिया, सब कुछ आपको बिल्ड करना है। सो ये हो गया फूड कोर्ट का। 27 + 5 लीजिए, रफली 25, 5, 27, 5 इतना, लोकेशन टू लोकेशन, बट मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाता। डाइन इन स्टोर जाता है 45 लाख प्लस 8 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फी। ये मैं आपको अपर लिमिट बता रहा हूँ। डाइन इन आउटलेट कई 30 लाख में भी बने हुए। अगेन, कितना कुछ उस दुकान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर कोई पुराना रेस्टोरेंट है, बंद हो गया, उसी को कन्वर्ट करना तो और सस्ते में हो जाता है। तो आप ये लेके चलिए, अपर लिमिट 45-50 लाख फॉर डाइन इन, लोअर लिमिट 30 लाख,
फूड कोर्ट लोअर लिमिट 15 लाख्स, मैक्सिमम लिमिट 27 लाख्स। सर अगर इंटीरियर की बात करें तो हर आउटलेट का इंटीरियर सेम रहता है या फिर डिफरेंट होता है? देखिए 80% सेम रहता है, साइड टू साइड थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन हमारे कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने दुकान सेटअप कर ली, किराए पे ले ली, हमारे साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट वगैरह आपका हो गया। अब क्या है, हमारी आर्किटेक्चरल टीम जाती है बर्गर सिंह की, वो आउटलेट को देखती है और उसका डिज़ाइन बनाती है, पूरा नक्शा बनता है और एक BOQ बनता है। BOQ होता है एस्टिमेशन की एक शीट, वो हम फ्रेंचाइजी ओनर को दे देते हैं। बस ये है, इसके साथ में ये कंपोनेंट्स लगेंगे। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास में आप ये समझिए कुछ 10 से 12 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि बर्गर सिंह के पैनल पे हैं। बर्गर सिंह के पैनल पे लिए आने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आपको हमारे साथ पहले काम किया होना पड़ता है हमारे किसी स्टोर में, या कोई मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, इन 4-5 स्टोर्स के साथ में आपने कोई स्टोर बनाया होना चाहिए, जिसका भी फिर हम उन कंपनी से रेफरेंस चेक करते हैं। तो अब आप फ्रेंचाइजी हैं, आपको डिज़ाइन मिल गया, आपके पास में दुकान है, आपके पास BOQ मिल गया, हम अब आपको इन 10 लोगों का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप इनमें से हर बंदे से कोट मंगवा लीजिए, अपना बेस्ट नेगोशिएट कर लीजिए और एक बंदा सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपने एक बंदा सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसके साथ काम करना चाह रहा हूँ, तो क्या करते हैं, हमारी टीम उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है। क्योंकि क्या होता है, फ्रेंचाइजी होता है नया, हमने ये प्रोजेक्ट कर रखे 100 बारी, और उस 100 बारी में पहली 20-30 बारी हमसे भी गलती हुई थी, किसी ने हमारे से पैसे ज़्यादा ले लिए, माल ठीक नहीं लगाया, होता है। तो हमारे जो लोग हैं उसको मॉनिटर करते हैं, इन द सेंस हर 60 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, 2 विजिट्स हमारी टीम करती है ये देखने के लिए कि जो आपने बोला था आप मटेरियल लगा रहे हैं वो लगाया कि नहीं। जैसे अगर आपने बोला आपने हैवेल्स की तार लगानी है, हमने अप्रूव कर रखी, तो क्या होता है, कई बारी अगर प्रोजेक्ट को मॉनिटर ना करो तो दीवार के बाहर हैवेल्स की तार चलती है, जैसे दीवार के अंदर जाती है कोई और तार हो जाती है। तो फिर हमारी टीम उसको मॉनिटर करती है, सपोर्ट देती है, ताकि आफ्टर सेल सर्विसेज भी दिला पाए। ये प्रोजेक्ट जो हमारे पैनल के ऊपर लोग हैं, ये इसलिए हैं कि कल को अगर किसी का प्रोजेक्ट सही नहीं हो, हमारे पैनल से हट जाते हैं, तो उनके लिए भी इंसेंटिव है बेटर काम करने का। ब्रॉडली क्या होता है, आप ये समझे कि सारे इंटीरियर्स हम डिफाइन करते हैं, बट 20-25% का फर्क होता है साइड टू साइड। प्रोजेक्ट 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जब से आप दुकान हैंड ओवर करते हैं तब से, जब से आपका चालू हो जाता है। और डिज़ाइन हमारे कंट्रोल में है, प्रोजेक्ट आपके कंट्रोल में है, यू आर पेइंग हिम बट वी आर हेल्पिंग यू मॉनिटर द प्रोजेक्ट। तो सर कुछ SOP भी होती है? SOP आपने क्या SOP क्रिएट की हुई है? देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल तो पूरा ही SOP बेस्ड है, आपने यही देख लिया कि हमने प्रोजेक्ट तक कितने SOPs बिल्ड किए। अब क्या है, हमारे हर चीज़ की एक SOP है, पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट है उस SOP पे ट्रेनिंग कैसी हुई है। SOP तो कोई भी बना देता है, ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी की दुकान खुलने से पहले हम उनकी रिक्रूटमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि ये बंदा तो नया है, इनिशियल टीम जो होती है। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हमारी HR टीम इंटरव्यूज लेती है, चाहे लोग आप लेकर आओ, पर इंटरव्यू पहले हम लेते हैं, हम बताते हैं कौन सा आदमी ठीक है, आपके पास में चॉइस होती है उसको सेलेक्ट करने की। अब आपके पास में लोग आ गए, अब जो हमने हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है, जैसे कि इन्वेंट्री कैसे आएगी, उसकी स्टैकिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कस्टमर हैंडलिंग कैसे होगी, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग कैसे होगी, किचन हैंडलिंग कैसे होगी, क्लीनिंग कैसे होगी, इन सब चीज़ों का SOP है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी टीम की पहले होती है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, उसके बाद में होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दैट मीन्स कि मैंने आपको 10, 12, 15 दिन थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी, उसके बाद में वही आपकी जो नई टीम है उसको हम किसी लाइव आउटलेट के अंदर उस आउटलेट की टीम के साथ में ट्रेन करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका चंडीगढ़ में स्टोर नया खुल रहा है, तो चंडीगढ़ सेक्टर 9 के अंदर हमारा स्टोर है, आपकी ट्रेनिंग वहाँ होगी लाइव। उसके बाद में आप अपने स्टोर में जाते हैं, स्टोर जब खुलता है तो हमारी टीम, बर्गर सिंह की न्यू स्टोर ओपनिंग टीम के 4 लड़के आपके साथ में रहते हैं, 2 किचन स्टाफ, 2 मैनेजर। क्योंकि क्या होता है, ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइव सिनेरियो। और जब दरवाजा खुल के भीड़ आती है ना, तो आपने कितनी भी ट्रेनिंग की हो, पहले 4-5 दिन चक्कर जरूर आता है। और क्योंकि हम Tier 2 और Tier 3 के अंदर जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर क्या होता है, कोई नई जगह खुलती है ना तो पहले दिन इतनी भीड़ नहीं आती, पर छोटे शहर के अंदर क्या होता है, दुकान खुलते ही भीड़ आती है, क्योंकि नई चीज है उस शहर की। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम
कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर डे 1 पे खराब हो गया या फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस डे 1 पे खराब हो गया तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो हम अपने लोग क्योंकि हमारे सिस्टम में 5-7 साल से हैं उनको स्टोर ओपनिंग के साथ में रखते हैं कम से कम 1 महीना। तो स्टोर खुलने के 1 महीने के लिए हमारी टीम आपकी पूरी हैंड होल्डिंग करती है, ट्रेन करती है, क्योंकि एसओपीज बनाने आसान है, थ्योरी में समझाने भी आसान है, पर क्या होता है अगर आप उसको प्रैक्टिकली हैंड होल्ड ना करो तो एंड में आप कितने भी एसओपीज बना लो स्टोर पे कुछ और ही हो रहा होता है। सो ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज एसओपी। सर अगर बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल भी आप ही प्रोवाइड करवाते हैं फुल्ली? तो देखिए ट्रेन हो गया, स्टोर लाइव हो गया, अब क्या है एक पूरा का पूरा डिवीजन है जिसके अंदर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग मिलती है कि आप ये देखिए कि आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कम ज़्यादा क्या हो रहे हैं, और हमारा जो एक सिस्टम है बैक एंड पे वो आपको ये भी बताता है कि आपका ये वाला स्टॉक कम हो रहा है, ये वाला ज़्यादा हो रहा है। फिर वीकली हर 10 डेज के बेसिस के ऊपर आप एक इन्वेंट्री ऑर्डर लगाते हैं। वो इन्वेंट्री ऑर्डर अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करने के बराबर है। आप चीज़ें अपने कार्ट में डालते रहिए, पेमेंट का लिंक आता है, आप पे करिए, वो मेरे वेयर हाउस के अंदर जाता है और सारा सामान, स्टाफ की यूनिफॉर्म, टी शर्ट, कैप, पैकेजिंग मटेरियल, पैटी, सॉस, बंस, सब कुछ आपको हमसे एक वेंडर से एक ही गाड़ी के अंदर ऑन अ वीकली 10 डे बेसिस आपके स्टोर में डिलीवर होता है। बिकॉज देखिए मैंने बहुत जब बिजनेस खोला था मेरी सबसे बड़ी परेशानी सप्लाई चेन होती थी कि प्रोडक्ट कहाँ से आएगा यार, ये माल कहाँ से लूँ, वो माल कहाँ से लूँ। और अगर आपने ये फुलफिल कर दिया तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, उसका काम अब बस ये है कि मैं आगे फोकस करूं, कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करूं और खाने के ऊपर फोकस करूं। उसकी हमने सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी प्रॉब्लम्स हमने ले ली। तो मतलब आप पूरी तरह से हेल्प करते हैं एक फ्रेंचाइजी आउटलेट के लिए। सर क्या आप मार्केटिंग और अवेयरनेस में भी उनकी हेल्प करते हैं? जी देखिए ऑनलाइन बिजनेस तो हमको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आता है, जो काफ़ी लोगों को बाहर नहीं आता, तो वो तो हमारे फुली हमारे कंट्रोल में होता है। हम बताते हैं बेस्ड ऑन एल्गोरिथम कि कितनी डिस्काउंटिंग कहाँ की जाए, कितनी कम करनी चाहिए, कब ज़्यादा करनी चाहिए, किस लेवल के बाद में डिस्काउंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये हमारे पास में नॉलेज है। ये तो हम पूरी की पूरी उनको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के लिए। एक दूसरा कंपोनेंट होता है जो कि होता है स्टोर लेवल मार्केटिंग। तो ये स्टोर लेवल मार्केटिंग के अंदर आता है आपका डिलीवरी वाला और एक स्टोर के आसपास वाली मार्केटिंग। ये वाली जो मार्केटिंग है इसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर का भी फीडबैक लेते हैं। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं कि सर ऑटो ब्रांडिंग करेंगे, या हम हॉटस्टार के ऊपर कुछ चलाएंगे, या हम फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये बैक एंड फोर्थ उनके साथ में होता है। क्योंकि लोकल एंटरप्रेन्योर की नॉलेज की अगर आपने एडवांटेज नहीं लिया, दिल्ली में बैठ के अगर मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को जबलपुर की लोकल मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, मेरे को शायद नहीं पता। मैं जबलपुर में जाके किसी को बोल रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन के सामने साइनेज ले लो, मेरे को ये पता करने में समय लगता है कि ये वन वे है और ये मेरे स्टोर से दूर जा रहा है ना। तो लोकल एंटरप्रेन्योर की नॉलेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जीक्यूशन है वो एंटरप्रेन्योर करता है। तो मान लीजिए उसको फ्लायर्स चाहिए, मैं छपा के दूंगा क्योंकि मैं 4 लाख फ्लायर्स छपा रहा हूँ, तो मेरे को सस्ते पड़ते हैं, मैं उनको ला के दे दूंगा, वो मेरे को कॉस्ट दे दें या बाहर वाले के बजाय। और पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, हम नॉलेज दे देंगे कि 5 बजे अखबार वाले के पास में जाना है, प्लीज़ वहाँ पे खड़े होकर अपने सामने करवाइएगा क्योंकि वो लोग फेंक देते हैं। ये नॉलेज ट्रांसफर हम करेंगे, पर एग्जीक्यूट उसको करना पड़ेगा। सर अगर बात करें रेवेन्यू शेयरिंग की, तो फ्रेंचाइज मॉडल में किस तरह से रेवेन्यू शेयर किया जाता है? देखिए ऐसा है कि हम, आपके पास कितना शेयर आता है और आउटलेट जिसने फ्रेंचाइजी ली? हम रेवेन्यू शेयर लेते हैं 8% ऑफ योर टोटल टॉप लाइन सेल, वो हमारे पास आता है, बाकी सब आपके पास जाता है। 92% गोज बैक टू द फ्रेंचाइजी। बहुत सिंपल मॉडल है। इस 8% के अंदर हम सभी कुछ करते हैं आपके लिए। आप ये समझिए जो ट्रेनिंग भी चल रही है इसी में भी हमने निकलवा लिया है। हमारे पास में एक फ्रेंचाइजी सक्सेस टीम है। जब एक बारी फ्रेंचाइजी लाइव हो जाता है तो ऐसा नहीं कि वो आप खुद चला ले, हमारे यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी सक्सेस एजेंट होता है जिसके नीचे 4 या 5 आउटलेट होते हैं। उस फ्रेंचाइजी के लिए सिर्फ एक फ़ोन नंबर डायल करना है, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इस आदमी के पास है, आपकी फ्रेंचाइजी का। उसका ऑब्जेक्टिव या उसका इंसेंटिव या उसकी सैलरी डिपेंड होती है कि आपके कितने पैसे बन रहे हैं। फ्रेंचाइजी सक्सेस, तो अगर वो सक्सेस नहीं होता तो इसके पैसे नहीं बनते। सो सपोर्ट वाइज दैट इज ऑल्सो देयर।
सर अगर बात करें प्रॉफिट की तो लगभग कितना, मतलब मान लीजिए मुझे फ्रेंचाइजी आउटलेट एक खोलना है, बर्गर सिंह का एक फ्रेंचाइजी आउटलेट मुझे ओपन करना है, तो कितना प्रॉफिट मेरे को मिल सकता है, कितना प्रॉफिट मुझे आएगा? देखिए, अलग अलग स्टोर का अलग अलग रेवेन्यू चार्ट होता है, पर आप ये समझिए कि फूड कोर्ट के अंदर 15 से 18% एबिटा आता है, विच इज प्रॉफिट, और डाइन इन के अंदर आता है, आप ये समझिए करीबन 18 से 21, और हाईवे के ऊपर आता है, आप समझिए 24%। फूड कोर्ट थोड़ा नीचे रहता है, क्योंकि फूड कोर्ट के अंदर ना मॉल वाले भी कुछ रेवेन्यू शेयर लेते हैं। जैसे अगर हम 8% ले रहे हैं, मॉल वाले का भी कुछ रेवेन्यू शेयर होता है। सस्ता होता है पर फूड कोर्ट इज चीपर, और देयरफॉर थोड़ा उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। डाइन इन थोड़ा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर आप ये समझिए, ये हाईवे डेस्टिनेशन है। हाईवे डेस्टिनेशन, ओके। उसके अंदर क्या होता है जी, एक गाड़ी के अंदर 4 लोग आते हैं, तो आपका जो टिकट है ना, दिल्ली के अंदर या कहीं पे 250-300 रुपए का, हाईवे के ऊपर वही चीज़ 700 रुपए की बिक रही है, 4 लोग खा रहे हैं। काफ़ी फायदा होता है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो क्या आप सर क्लाउड किचन में भी जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप क्लाउड किचन के बारे में इसकी भी फ्रेंचाइजी देते हैं? देखिए, क्लाउड किचन के अंदर जो बिजनेस फंडामेंटल है क्लाउड किचन के, वो ये है कि इट्स अ लेबर आर्बिट्राज। जो आप पैसे बचा रहे हैं वो लेबर पे बचा रहे हैं। इसका मैं थोड़ा और डिटेल में ये समझाता हूँ। आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की सेल की, और आप पूरे के पूरे क्लाउड किचन है, तो 2 से 2.5 लाख रुपए जोमेटो और स्विगी के पास चले गए, मिनिमम 20-25%। अब अगर आप 20 लाख भी करोगे तो भी 4-4.5 लाख रुपए जोमेटो लेकर ही जाएगा। आप कितने भी क्यूमुलेटिव सेल ऊपर बढ़ाते रहिए, आपकी कॉस्ट भी साथ साथ में बढ़ती रहेगी। पर अगर आप डाइन इन के अंदर जाएं, आपका किराया 1 लाख रुपए, अब अगर आप 20 लाख रुपए करेंगे तो आपका वो अभी भी 1 लाख रुपए रहेगा, जो बेसिक कॉस्ट है। तो आपने फिनोमिनल सेल के ऊपर क्लाउड किचन में कुछ बचाया नहीं है। क्लाउड किचन को ब्रेक इवन करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये 20% साथ चलता रहता है। क्लाउड किचन के अंदर एक बड़ी तकलीफ है। दूसरा ये है कि क्लाउड किचन के अंदर एक ब्रांड कभी नहीं चलता, आपको 4 या 5 ब्रांड चलाने पड़ते हैं एक ही किचन से। तो वो एसेट यूज हुआ आपका, वही इक्विपमेंट यूज किया, और वही लोग यूज हुए। वही 4 लोगों से जहां मैं एक स्टोर चलाता हूँ 5, तो बेसिकली लेबर पे बचाया और किसी चीज पे बचाया नहीं। पर अगर आप ये देखेंगे कि 5 ब्रांड बनाने हिंदुस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है, लोगों से एक नहीं बनता जी, सही बात है। आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने एक ब्रांड निकाल लिया, अब वो दूसरा ब्रांड आईपीओ हो चुका है, दूसरा ब्रांड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका कोई दूसरा ब्रांड है नहीं, वो एक ही के पीछे पड़े हैं। जी, कोशिश की है उन्होंने 3 या 4 ब्रांड बनाने की, बट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट डूइंग 5 ब्रांड्स। तो क्लाउड किचन के अंदर क्या है, मैं तो कर लूंगा बिकॉज मेरे पास में 20 साल का काफी सारा 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, और क्या है, आई मेक मनी इफ द फ्रेंचाइजी मेक्स मनी। अगर उनके पैसे नहीं बनेंगे, मेरे भी नहीं बनेंगे, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। क्लाउड किचन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्लाउड किचन, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज जहां पे हम जा रहे हैं, उधर डाइन इन का बिजनेस अभी इतना है, क्यों कोई क्लाउड किचन करेगा। सही बात है। तो सर इसमें जैसे कि आपने बताया कि क्लाउड किचन का आप पर्सनली नहीं जाना चाहते, बट क्लाउड किचन आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट खैर इसको हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं फ्रेंचाइज मॉडल पर। तो सर और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए? ये तो आपने पूरी डिटेल बता दी है, क्या कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें रिक्वायर होता है? देखिए मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्रेंचाइजी को सक्सेस और फेलियर होने में, हमने तो सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना दिए, हमने आपको लोकेशन भी बता दी, ट्रेन भी कर दिया, सप्लाई चेन भी दे दी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जो एंटरप्रेन्योर कौन है। हम किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं दे देते, हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये इंसान मेहनत करके मेरे ब्रांड को भी आगे बढ़ाएगा कि नहीं। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इनके लिए, क्या ये अपने लिए ये सब कुछ करेंगे। तो हमारी तरफ से एक लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। वो जरूरी भी है। एक हमारी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ठीक है, ये 45 लाख तो हैं, पर क्या इसके बाद भी है कि यही लास्ट 45 लाख तो नहीं। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस 2 या 3 महीने लगाता है प्रॉफिटेबल होने में। दुकान खुलते ही फर्स्ट डे पे प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, आपसे ये 4 से 5 महीने लगते हैं प्रॉफिटेबिलिटी आने में, फिर अगले 5 साल तक वो रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही वही 42 लाख लेकर आ जाते हैं। अब क्या है, अब आगे चलाने के लिए तकलीफ है। और
एम्बिशियस होते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बस इसके 42 लाख डूब तो नहीं जाएंगे। सो एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी होनी है। दूसरा क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं, सिबिल स्कोर देखते हैं कि लोगों के पैसे लौटाने की आदत है कि नहीं है। तो 2-3 क्राइटेरिया है बेसिकली। पर हमने जो देखा है अभी, हमारी ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजीज लोग लेने के लिए आ रहे हैं वो यंग लोग हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर, जिनके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में, थोड़े बहुत 40-45 लाख रुपए बना रखे। वो काफ़ी ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, तो ज़्यादा इतनी तकलीफ आ नहीं रही है। वी आर गेटिंग रियली गुड पीपल। अगर आप आई हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, हमको तो लगा था कुछ नोक झोंक तो होगी कहीं, पर टचवुड अभी तक सारे लोग सही मिले। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे अगर कोई भी आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी कोई फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहेगा तो मैं उनको सबसे पहले एडवाइस ये करूँगा कि प्रोडक्ट खा के देखिए। हमारी सारी जान सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ये तो हमने सिस्टम्स और प्रोसेसेस बिल्ड किए हैं। हमारी सारी जान जो लगी है वो प्रोडक्ट के अंदर लगी है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आता है और आपको लगता है ये एक कंपनी है जिसके साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आइए। एंड हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने में करेंगे। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी अपने एंड के ऊपर मेहनत करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। फूड एंड बेवरेज लेजी लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ऐप बना दिया और अब मैं पूरी ज़िंदगी इस ऐप से कमाऊंगा। दिस इज़ अ 24/7 365 जॉब। यू मेक मनी, पैसा बनता है, मज़ा आता है, पर एक वो सर्विस वाली नीड होनी चाहिए। लेजी लोगों के लिए नहीं, मेहनत का काम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे से बर्गर सिंह के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये थे हमारे साथ बर्गर सिंह के फाउंडर मिस्टर कबीरजीत सिंह, जिन्होंने हमें फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताया, अपनी सक्सेस के बारे में बताया और बर्गर सिंह के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी लेनी है। अगर आपको किसी और बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप IID से ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए कॉल सेंटर नंबर पर भी आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।